वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला बच्चों। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का पहले सॉल्व एग्जांपल फिर एक्सरसाइज। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 3.6 में बेटा देखिए, जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, यही होता है ना। तो x और y जो है ये दो वेरिएबल है इसमें, और a और b और c, a b और c कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब या तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है या इंटीजर में भी हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। a b c यानी a b c ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर्स है। यानी आपको याद है कि जैसे 1/2x प्लस कुछ 3/4y प्लस 7 ऐसे कुछ दिया रहता था, तो हम एलसीएम ले करके और फिर इसको हम इस इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म में कर देते थे, है ना, सिंप्लीफाई करके। तो a b c जो है कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब है कि फ्रैक्शन हो या चाहे इंटीजर हो। बट x y जो है ये वेरिएबल जो है ये कभी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये x एंड y जो वेरिएबल है ये कभी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, नहीं तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, जो अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है एक 2/x हो गया प्लस 3, एग्जाम्पल नंबर 17 है ये। चलो एग्जाम्पल नंबर 17 को हम ठीक से लिख के करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लीनियर फॉर्म में नहीं है। क्या है? एग्जाम्पल 17 क्या है? 2/x प्लस 3/y इजकल टू 13, पहला इक्वेशन है। और दूसरा क्या है? दूसरा है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो आप क्या देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में? आप क्या देख रहे हैं कि x और y डिनोमिनेटर में है। x y डिनोमिनेटर में है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कोफिशिएंट तो है, कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर में हो, चाहे न्यूमरेटर में, उससे हमें कुछ लेना, लेकिन x और y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए कि इस चीज को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी a b c ये भले ही फ्रैक्शन में हो, बट a b c डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूसिबल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। ये दिया नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये डायरेक्ट ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो ये हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे? तो देखो 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/x और 3 × 1/y इक्वल टू 13। ये हुआ नहीं ये इक्वेशन, ये हुआ ये इक्वेशन, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इक्वल टू -2। तो यदि इसकी जगह पर हम x लेट कर लें, इसकी जगह पर हम y लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। यानी 1/x को लेट 1/x इक्वल टू कैपिटल X, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल x है, तो स्मॉल x को आप फिर से दोबारा नहीं लेट करेंगे। एंड 1/y इक्वल टू कैपिटल Y, ये हमने लेट किया। तो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन, देन गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या लिखोगे? 2 × 1/x को क्या ले लिया हमने? x,
तो ये x ले लेंगे प्लस 3 इंटू 1/y को क्या ले लिया, y ले लिया, कैपिटल y 3y इज इक्वल टू 13। ये बना आपका पहला इक्वेशन, ये दिया हुआ था। तो इस इक्वेशन को हम 1 मत मानो, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को मत मानो। तो इस इक्वेशन को अब हम लेंगे 1 और दूसरा को हम लिखेंगे 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ये है बेटा, ठीक है। गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज दिस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा जैसे आप पहले करते थे, अब आपको ये मान लेना है कि कैपिटल एक्स, छोटा वाला एक्स की जगह पे, स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई है। और इस इक्वेशन को जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आपको करना है बस। तो ठीक है, एक बार चेक कर लो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। ठीक है जी। अब देखो कैसे हम करेंगे बेटा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें किस मेथड से करना है ये नहीं इसमें दिया गया है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है इसमें, जिस मेथड से आपको सहूलियत लगे। यानी कहने का मतलब है कि ग्राफिकल मेथड तो लगाओगे नहीं क्योंकि वो तो लेंदी हो गया। तो ग्राफिकल के बाद जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें 3 पढ़ा है आपने। क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 3 मेथड में जिस भी मेथड से आपको इजी लगे, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है बेटा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ी सी लेंदी होती है। तो ये जो आप ये पढ़े हैं एलिमिनेशन मेथड, ये आसान होता है। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं कर रहा हूं, आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां पर ये दिया हुआ है, तो देखो ये 2x है, हमें क्या है ये, देखो इस इक्वेशन को हम ऊपर नीचे लिख देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये है 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। ये है ना, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन, यही है ना। यहां से इसको हटा दिया लो। अब देखो बेटा, देखो इसके साइन ऑलरेडी अपोजिट है। y का साइन, सॉरी ये x कैपिटल Y है ये, y वाला कोफिशिएंट हमें, y वाला टर्म साइन ऑलरेडी अपोजिट है एक दूसरे का। सिर्फ कोफिशिएंट यदि हम इक्वल कर दें तो ये ऐड करने से ये कट जाएगा। यदि हम x कटाना चाहते हैं तो हमें पहले कोफिशिएंट को भी इक्वल करना पड़ेगा और साइन को भी नेगेटिव, मतलब अपोजिट करने के लिए दोनों काम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें और इसके बाद एक में से दूसरे को माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम y वाले टर्म को मैं कटा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम 4 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे। जब भी इस तरह से दिया हुआ है, तो जबकि आप देख रहे हैं कि 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इसमें भी मल्टीप्लाई कर, तब y का कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो इसको भी 12 बनाओ, इसको भी 12 बनाओ। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इससे इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करो। कोफिशिएंट को बदल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट 4 है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 12 बन जाएगा। तो इस तरह से हम पहला इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे इक्वेशन में 3 से, और एक में 2 को ऐड कर दूंगा। सिर्फ ऐड ही करूंगा कि साइन को हमें चेंज नहीं करना है यहाँ पे, तो हम ऐड कर देने से हमारा काम हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8x, 4 2 8, 4 गुना 4 3 12y, ये x छोटा लिखा जा रहा है गलती से,
ये आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो 4 दूनी 8 4 3 12 इज इक्वल टू 13 चौका 52 52। मैं हिंदी में पढ़ा हूं बेटा, इसलिए हिंदी में ही हमारी आदत है, आप इंग्लिश में करना, ठीक है। 3 5 जा 15 x माइनस, ठीक है, 4 3 12 12 y, और ये कितना हो जाएगा 3 3 -6, ठीक है जी। 3 2 या -6। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इधर ले लेंगे तो -3 हो जाएगा ये इक्वल टू 0 करके, और इसको इधर ले लेंगे तो +2 हो जाएगा ये इक्वल टू 0 करके। वैसे भी आप बना सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, वैसे भी आप बना सकते हैं। यानी इसको इधर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये -13 इक्वल टू 0, और ये +2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। ये ऐसे भी बना सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये 52 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो +6 बन जाएगा, +6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमने 4 3 12 था ना ये, हाँ जी, ये, और एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से दोबारा, 8 और 4 3 12 और 4 3 12 और 5 3 15 3 4 12 और 3 2 6, ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है, 2x प्लस 3y 13 और 5x 4y प्लस 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ कोफिशिएंट 3 और 3 है दोनों में ना, सॉरी ये गलत लिखा है बेटा, ये 13 ही था, सॉरी ये 13 ही था, 13 है ना ये, 1 चौका 52, तो हाँ जी ये 52 ही होगा, है ना, ये 52, ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपका बना। तो अब एक में दूसरे को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये कट गया, ये कट गया ना, ये कितना होगा 15 23x, और ये कितना हो जाएगा, ये -12 में से 6, ये हो जाएगा 46 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। और तो और क्या बनेगा यहाँ पर, x इक्वल टू 46 राइट साइड में जाएगा, तो ये 46/23, तो 23 दूना 46। तो x की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल X, याद रखना, कैपिटल X इक्वल टू आ गया 2, ठीक है जी। तो अब कैपिटल Y, क्योंकि इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में है, तो वैल्यू कैपिटल X और कैपिटल Y की ही निकलेगी। जिस वेरिएबल में ये आपका दोनों इक्वेशन कौन सी, कैपिटल X और कैपिटल Y में है, तो सबसे पहले कैपिटल X और कैपिटल Y की ही वैल्यू निकलेगी। इसके बाद फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे यहां से इसको स्मॉल x में, ठीक है ना। y की वैल्यू से कैपिटल Y से स्मॉल y निकलेगा और कैपिटल X से स्मॉल x निकलेगा। तो चलो पहले कैपिटल X और कैपिटल Y कहां से निकालेंगे, कैपिटल Y किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए। यहां तो 4 और 3 लिखना जरूरी नहीं था। तो चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 चाहे फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप y की वैल्यू निकालिए। तो हम निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, y के लिए हम लिखेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 4y, 5x प्लस 2 5x प्लस 2 इक्वल टू 4y, यानी 4 यहाँ पे ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की जगह पे आप 2 रख दीजिए, तो 5 इंटू 2 प्लस 2/4 इज इक्वल टू y इक्वल टू 5 10 12/4, तो 4 3 12,
यानी वाई कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई इक्वल टू आ गया 3, कैपिटल वाई इक्वल टू आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। अब बेटा मैं थोड़ा इसको ऊपर से साफ कर रहा हूं क्योंकि हमें जगह चाहिए। तो अब क्या करोगे कि आपका स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां से स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या 1 बाई एक्स, 1 बाई कैपिटल एक्स, ये नाउ एंड स्मॉल y इक्वल टू 1 बाई वाई। दिस मीन्स कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू 2, तो 1 बाई 2 एंड y की वैल्यू निकली 1 बाई 3। ये x और y की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है जी, तो इसका आंसर चेक कर लें एक बार। तो 1 बाई 3 और 1 बाई 2, ठीक है जी, x इक्वल टू 1 बाई 2 और y इक्वल टू 1 बाई 3, बिल्कुल सही है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको। हम इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, ये क्वेश्चन बेटा बड़े क्वेश्चन में से आते हैं, ये में सब्स्टिट्यूशन 2 बार करना होता है। तो अब हम 18 करते हैं। 18 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग टू द, ठीक है, ये रिड्यूसिंग कहे या चाहे नहीं कहे, आपको रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिड्यूसिंग देम कह दिया तो ठीक है, नहीं कह रहा है तो भी आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 3 अपॉन माइनस है माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2, 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ये है बेटा, है ना, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ये है। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखियो ये इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है, इसमें भी x और y डिनोमिनेटर में है। आप देख रहे हैं ना, x और y किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये क्वेश्चन। तो आपको x और y हमेशा न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए, तभी इक्वेशन होगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको आप ये वाला इस टर्म को लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2, ये तो यही बनेगा। 1 तो बाहर निकाल लो चाहे नहीं निकाल सके, तो 1 बाई और इक्वल टू 2, ठीक है। और ये इसको लिखो 6 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 और माइनस 3 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ये बनाइए इक्वेशन, ठीक है, ये बना। अब ये पूरा ब्रैकेट में हम इसको कैपिटल एक्स ले लूं, ये पूरा ब्रैकेट में इसको कैपिटल वाई ले लूं, तो ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको सेम लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा एक्स या वाई ही नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल आप पी ले लो, लेट दिस इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू। पी और क्यू भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है। तो बुक में पी और क्यू ही करके दिखाया हुआ है, किसी बुक में एक्स और वाई दिखाया, किसी बुक में एस और टी भी हो सकता है, कुछ भी लिख लो जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन, देन गिवन सेट ऑफ
equations can be written as क्या, पहला इक्वेशन क्या होगा 5p, ये हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में ये p है तो 5p प्लस क्या 1q यानी कि सिर्फ q, ये 1 इंटू ये हमने पूरा q लिया हुआ है तो 1q यानी कि सिर्फ q इज इक्वल टू 2, और इसको लिखेंगे 6p माइनस 3q, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब ये 2 को इधर ले आओ चाहे नहीं ले आओ, देखो ये मैंने आपको समझा दिया था, इधर भी ले आके कोई बच्चा करता है वो भी ठीक है, नहीं लेके आता है तो भी ठीक है, इक्वल टू के बाद भी करते हो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है जी 1 and 2। अब p और q में अब देखिए इसमें 3 यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 3 इसमें ऐसे तो डेफिनेटली ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, साइन पहले से अपोजिट है तो कट जाएगा, तो यही मैं करने जा रहा हूं क्या बाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसमें हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 2 को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो चलिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करिए तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 3q, 3 5 जा 15 प्लस 3q प्लस 6, ठीक है, और ये 6p, ये 3p है, ये p है 15p प्लस 3q, और ये 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इनको अब ऐड कर दिया दोनों को, तो ये तो कट गया, ये कितना हुआ 21p इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू क्या हो गया 7 बाई 21, 7 बाई 21 तो 1 बाई 3, p की वैल्यू कितना आ गया बेटा 1 बाई 3 आ गया, ठीक है जी। तो 1 बाई 3 आ गया, तो q की वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम, इससे निकालो q फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p, और यहां हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू p, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 यानी 2 माइनस 5 बाई 3, 2 माइनस 5 बाई 3 कितना हुआ 1 बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 बाई 3। तो इस तरह से हमें दोनों की वैल्यू 1 बाई 3 1 बाई 3 मिली, 3 2 जा 6 माइनस 1 बाई 3 1 बाई 3 दोनों की वैल्यू मिली, p और q दोनों की वैल्यू 1 बाई 3 मिली, ठीक है। एक बार नोट चेक कर लिया जाए तो 1 बाई 3, ठीक है जी बिल्कुल सही है। तो बेटा अब आपको x और y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है इसमें, यहां से। अब देखिए थोड़ा मैं ऊपर से जगह खाली करूं, तो अब आपको यहां से थोड़ा सा उस क्वेश्चन से, ये लंबा है क्वेश्चन, अब अगेन नाउ ये p की वैल्यू कितना आया, p है आपका, p है 1 बाई 3, और p क्या लिया था आपने, p 1 बाई x माइनस 1, 1 बाई x माइनस 1 ये लिया था बेटा, है ना। इसका मतलब कि x माइनस 1 इजकल टू 3, x माइनस 1 इजकल टू 3, है ना, x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहां पर आया x इजकल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो x की वैल्यू यहां 4 आ गया, और q की वैल्यू q इजकल टू भी 1 बाई 3 है, जो कि 1 बाई y माइनस 1 है ना, q यहां से q इजकल टू 1 y माइनस 2, ठीक है, q की वैल्यू y माइनस 2 है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो,
ये तो y माइनस टू इजकल टू क्या है, y माइनस टू इजकल टू 3, इसका मतलब कि y इजकल टू 3 प्लस 2 यानी क्या 5, तो y इजकल टू 5। ये आपका इक्वेशन, ये आपका आंसर है बेटा। दिस इज योर आंसर। x इजकल टू 4, y इजकल टू 5, तो ठीक है, x इजकल टू 4 और y इजकल टू 5 बिल्कुल सही है। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करा के भी आप अपना आंसर देख सकते हो। मेन इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दीजिए और मतलब कि देख लीजिए कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस तरह से वहां से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज आपको आता है, तो फिर ये मैं रब करूं, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19th क्या है, अप्लीकेशन है बेटा, अप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ये भी क्वेश्चन जो अभी हमने किया है वो 3 नंबर या 4 नंबर का आता है, यानी ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से करने के पहले हम थोड़ी बातें समझेंगे कुछ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है, बेटा, है ना, ये इसमें पानी है, ये ठीक है, आप इमेजिन कर लो, ये है, और इसमें एक बोट है ना, ऐसे एक बोट है बेटा, है। ये बोट जो है वो, आप देखो, मेरे को फिगर वगर नहीं बनाने आता है, तो आप इमेजिन करिए कि ये बोट है आपका, है ना, ऐसे करके। अब देखिए, ये बोट की अपनी स्पीड हो सकती है और करंट का भी अपना स्पीड हो सकता है ना। बोट इसमें, ये नदी मतलब फ्लोइंग नदी भी हो सकती है या स्टील वाटर भी हो सकता है। अभी ये कुछ नहीं कहा जा रहा है कि स्टील वाटर है, कि स्टील मतलब खड़ा पानी है, बिल्कुल नहीं फ्लो हो रहा है नदी या बोट, तो अपना दोनों का। और यदि नदी जो है वो यदि फ्लो कर रही है, तो बोट का अपना, वाटर का अपना स्पीड होगा और बोट का भी अपना स्पीड होगा। अब देखो, मान लीजिए कि यदि ये करंट जो है इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन, और बोट भी इधर ही जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा। पहली बात ये समझिए कि या बोट की स्पीड होगी और एक नदी का स्पीड होगा, वाटर का स्पीड होगा। तो यह रिलेटिव स्पीड, जब 2 स्पीड आ जाता है ना, तो वहां ना बोट का स्पीड हमें कंसीडर किया जाएगा और ना वाटर का स्पीड का, हमारा रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, ठीक है, दोनों को कंबाइंड होके। अब देखो, यदि करंट भी इधर इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बोट, यानी कि बोट करंट के साथ चल रही है, करंट के फ्लो कर रही है करंट के साथ, ठीक है, तो यानी बोट भी इधर ही जा रही है और बोट भी इधर ही जा रही है और वाटर का करंट भी इधर जा रहा है। तो बेटा उस समय हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट डाउन द करंट, बीच द करंट और डाउन द करंट एक ही बात होती है। यानी व्हेन बोट एंड करंट मतलब वाटर का करंट, ठीक है बेटा, boat and current are flowing in same speed, in same direction, तो सेम डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, इन सेम डायरेक्शन, यानी यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन का मतलब डाउन द करंट लिखा जाता है, इसका डाउन द करंट इसको बोला जाता है, डाउन द करंट, ठीक है बेटा। और यदि रिवर इधर जा रहा है लेकिन बोट इधर जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है कि व्हेन
boat is when boat is running against the current, है ना, when boat is running against the current, ठीक है बेटा। बोट इज रनिंग अगेंस्ट द करंट, यानी करंट तो इधर जा रहा है लेकिन बोट इधर जा रही है। तो देखो पहली बात कि अच्छा चलो मैं बात बताता हूं। तो इसको क्या बोला है, अप द करंट कहा जाता है, इसको अप द करंट, अगेंस्ट का वो अप लिखा जाता है, अप द करंट, ये भाषा है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब व्हेन द करंट बोला जाता है तो व्हेन बोट इज रनिंग अगेंस्ट द करंट, तो ये अप द करंट इसको कहा जाएगा। तो ये बात हुई। अब एक बात यहां समझिए कि जब बोट करंट के अगेंस्ट में चल रही है तो बेटा बोट की स्पीड ज्यादा होगी कि करंट का स्पीड ज्यादा होगा, ये बात समझने वाली है। हमेशा देखो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका स्पीड ज्यादा है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये हमें नहीं पता है। लेकिन यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट आगे बढ़ रही है, जाने का मतलब तो यही है ना कि अगेंस्ट द करंट द बोट इज रनिंग, मतलब बोट अपनी जगह पे खड़ा नहीं है, बोट आगे बढ़ रही है, इसका मतलब बोट का स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा है। इस केस में व्हेन बोट इज रनिंग अगेंस्ट द करंट, तो बेटा यहां पे सम अंडरस्टूड है कि स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट, ये अंडरस्टूड है बेटा। क्योंकि यदि बोट के स्पीड से करंट ज्यादा होगा, करंट का स्पीड ज्यादा होगा तो बोट को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो पीछे ढकेल के ले जाएगा अपने डायरेक्शन में। लेकिन बोट चूंकि आगे बढ़ रही है, इस मीन्स कि करंट के स्पीड से बोट का स्पीड ज्यादा है, ये हमें समझना है ये बात, ठीक है। तो अब रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो यदि बोट का स्पीड, बोट यदि पहला केस क्या था हमारा कि बोट करंट जो है फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो देखो रिलेटिव स्पीड यहां हो जाएगा बेटा, रिलेटिव स्पीड जो यहां पर हो गया, रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कि इसका है x किलोमीटर पर आवर और इसका है y किलोमीटर पर आवर। बोट का है x किलोमीटर स्पीड और करंट का है y किलोमीटर स्पीड, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली बोट तेजी से आगे जाएगी। यदि आप कभी नदी में या करंट वाली जगह में नहाए होंगे आप, तो आप देखे होंगे यदि आप करंट के साथ फ्लो करते हैं तब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी क्या होता है, आपके स्पीड में करंट का स्पीड ऐड हो जाता है वहां पर, है ना। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, यहां पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्या, करंट के स्पीड में से बोट का करोगे, बोट के स्पीड में से करंट का, बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड करोगे, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये x माइनस वाई जो है, x किसका लिया है हमने, x लिया है हमने बोट का, और y किसका लिया है, y लिया है हमने करंट का, तो x माइनस वाई होगा, ठीक है। x यहाँ लिखना चाहिए, अभी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लिखे नहीं, इसलिए लिखेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर x माइनस वाई किलोमीटर होगा। हम बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है बस। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाएगा बेटा, ये चीज हमने अभी आपको बताया। अभी क्वेश्चन पे हम बिल्कुल ही नहीं आए हैं कि क्वेश्चन क्या करे, कोई बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे आपको, तो पहले फंडामेंटल चीज को आप समझ लीजिए
इसके बाद क्वेश्चन तो आप धड़ाधड़ कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर यानी हमने क्या अभी पढ़ा कि यदि बोट भी हो सकता है, या बोट की जगह पर कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है वो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, या बोट की जगह शिप दे सकता है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। इन सब चीजों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यदि बोट और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी बोट के साथ ही करंट के साथ ही बोट जा रही है, तो उस समय रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड को ऐड कर दिया जाएगा, दैट विल बी द स्पीड, रिलेटिव स्पीड। लेकिन यदि बोट करंट के अगेंस्ट जा रही है, करंट के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ गए, तो डेफिनेटली बेटा उसका स्पीड कम रहेगा, कि करंट जो है फ्रिक्शन की तरह काम करेगा, उसमें आगे नहीं बढ़ने देगा, है ना। तो वहां पे हम बोट की स्पीड में से किसको स्पीड को हम करेंगे, बोट के स्पीड में से हम करंट का स्पीड माइनस करेंगे। और x और y क्या है, x जो है वो स्पीड ऑफ किसका, स्पीड ऑफ बोट, लेकिन बेटा बिना करंट का, यानी स्टील वाटर में इसकी ये अपनी स्पीड है, बोट का स्पीड उसकी अपनी स्पीड है बेटा, यानी यदि नहीं भी करंट है तो तब की बात है ये, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, और ये y जो है करंट ऑफ स्पीड ऑफ करंट है। तो ये बात आपको अंडरस्टूड है बेटा, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाऊं, चलिए, हाँ अब है बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये यदि आप क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने आप ही। तो सबसे पहला है कि लिखते हैं हम इसमें, क्या लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट यानी इन स्टील वाटर में जब अपनी स्पीड बोट का, यहां हम बोट की अपनी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टील वाटर, यानी करंट वाटर में यदि करंट नहीं है बिल्कुल ही, तो इसकी बोट कितनी स्पीड से चल सकती है, वही स्टील वाटर में उसका बोट है, यानी दैट इज बोट का सेल्फ स्पीड, बिना किसी हेल्प का, बिना किसी सपोर्ट का। तो स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी यहाँ वाटर करंट, मतलब करंट मतलब यहाँ वाटर से है, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ये है बेटा। तो ये हमने ले लिया। अब पहला है, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ये हमें बिना किसी इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये जो चीज है ये आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड डाउन द करंट का मतलब बोट जो है वो करंट के साथ चल रही है, तो ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, और रिलेटिव स्पीड ऑफ द करंट ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट में से है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट x है, तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ये दो इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम्पल कर लिया बेटा, ठीक है जी। तो इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या होता है डिस्टेंस, पहले आप लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो कह रहा है कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जा रही है ये 30 किलोमीटर। तो ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो देखो 30 किलोमीटर जा रही है, एक बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर के लिए क्या करोगे अप स्ट्रीम, तो 30 डिस्टेंस स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम यानी अप द करंट x माइनस वाई ये, लेकिन टाइम कितना है अभी हमें नहीं मालूम है, डिस्टेंस टाइम। तो कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 10 घंटे में वो। तो देखो इसको आप निकालोगे अलग अलग बेटा, है ना, कि 10 घंटे में वो कितनी जाएगी, यहाँ पे अप स्ट्रीम कितनी जाएगी, डाउन स्ट्रीम कितनी जाएगी। तो ये जो है वो 30 किलोमीटर जा रही है। अच्छा इसको लिख लो ऐसे कि 30 किलोमीटर, ये तो चलो ये तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, ये बोट गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 इन 10 आवर्स, इन 10 आवर्स ये है। ठीक है, तो बेटा क्या बोलोगे इसको, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ये इक्वेशन है 30 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस इजिकल टू बेटा होता है, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इंटू टाइम, ये है आपका मेन फॉर्मूला, यहां पर आप यूज होगा। तो देखो डिस्टेंस कितनी गई है 30 किलोमीटर गई है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा आप निकाल सकते हो, यहाँ टाइम इजिकल टू क्या होगा, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको याद है आपको, ओके। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपको जब भी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर रहेगा स्पीड नीचे रहेगा, और स्पीड निकालना है तो भी डिस्टेंस ऊपर रहेगा टाइम नीचे रहेगा, ये नहीं है। तो 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 तो डिस्टेंस है, 30 ऊपर रहेगा, डिस्टेंस 30 अपॉन अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड बेटा। ये तो डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, ये अप स्ट्रीम है बेटा, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आवर्स। ये 30 किलोमीटर जाने में उसको इतना घंटा समय लगा बेटा। ठीक है, अब ये बोलो कि ये समय क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि इक्वल टू 10 आवर हमें करना है बेटा, तो समय से समय का ही तो इक्वेशन बनेगा। तो पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय मिला, दोनों समय को ऐड करके हम इक्वल टू 10 करेंगे, यही यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, समय का इक्वेशन समय के साथ बनेगा, लेफ्ट साइड में भी समय रहेगा, राइट साइड में भी समय रहेगा। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा,
आप ये दोनों चीज निकालोगे किससे, इस फॉर्मूले से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों समय को ऐड करोगे तो ये 10 आवर आएगा। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, यानी ये है बोट, तो इधर से करंट जा रहा है, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो बोट पहले 30 किलोमीटर जहां है वहां से इधर आ रही है 30 किलोमीटर ऐसे अगेंस्ट, और इसके बाद फिर यहां से लौट कर 44 किलोमीटर फिर डाउन स्ट्रीम गई ऐसे ऐसे 44 किलोमीटर डाउन। इसमें टोटल इसको 10 घंटा का समय लगा। तो बेटा यदि समय है ये, तो समय के अनुसार आप लिखोगे 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, क्योंकि दोनों में स्पीड, इधर से जाएगा तो उसका स्पीड अलग होगा, इधर से जाएगा तो उसका स्पीड अलग होगा। तो पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा है वो निकालो, फिर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, तो डिस्टेंस आपने बता दें कि डिस्टेंस सबसे ऊपर रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना होगा, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई है। यानी बेटा ये यहां लिखना जरूरी नहीं है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको इतना समय लगा, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इतना समय लगा, और दोनों समय को मिलाकर उसको लगा है 10 घंटा, तो इक्वल टू 10 घंटा। ये पहला इक्वेशन हुआ बेटा, ठीक है जी। इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा, यही इक्वेशन बना आपका। आपको याद समझ में आ रहा है ना ये चीज, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस से अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, और स्पीड है, स्पीड हम देखेंगे कि अप स्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम वाला स्पीड, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड, और डिस्टेंस ऊपर रहेगा बस। अप स्ट्रीम में हमेशा नेगेटिव होगा, करंट के स्पीड, बोट के स्पीड में से करंट के स्पीड को माइनस, और डाउन स्ट्रीम में दोनों का ऐड कर दिया जाता है। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से बेटा ये दो टाइम अलग अलग निकाल दिया कि अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा उसको 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, और दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा ये, फिर कह रहा है आगे कि फिर कह रहा है बेटा कि इन 13 आवर्स, 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर डाउन, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन कितने घंटे में गया है, इन 13 आवर्स, 40 और 55 इन 13 घंटे में गया है, ये 13, ये 13 घंटे में, इन 13 आवर्स। तो बेटा यहां से क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, सेम वैसे ही 40 किलोमीटर यानी कि 40 ऊपर रहेगा, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और प्लस 55 किलोमीटर डाउन, तो 55 मतलब ऊपर रहेगा स्पीड, नीचे रहेगा स्पीड, ऊपर रहेगा डिस्टेंस, नीचे रहेगा स्पीड, 55 किलोमीटर, तो 50 किस स्पीड से गया, 50 डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई, तो ये रहेगा x प्लस वाई, और टोटल मिला के ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों मिला के 13 आवर्स बना, तो ये 13 आवर आपका इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये इस तरह से आपके दो इक्वेशन बन गए बेटा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ऊपर से मैं खाली कर रहा हूं, और दोनों इक्वेशन को हम रखेंगे अपने साथ में। ठीक है जी, और ये आपको पता होना चाहिए कि x किसको माने हैं, y किसको माने हैं। ठीक है, x हमारा है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट है, बोट का x है, और करंट का y है। ठीक है बेटा, तो बस ये हम
ऊपर से सब कुछ तो इस चीज को मैं अब ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। इस आपका आएगा 30/x-y प्लस 44/x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन है बेटा। और 40/x-y प्लस 55/x प्लस y इक्वल टू 13, ये बना दूसरा इक्वेशन। अब इसी दोनों इक्वेशन को बेटा आपको सॉल्व करना है। डेफिनेटली देख रहे हैं एक्स और वाई कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में है बेटा, ठीक है। एक्स और वाई कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आप यूं ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बेटा, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब इस इक्वेशन को चेंज कर लीजिए, इसके बाद जैसी मर्जी वैसी करिए। तो यहां पर क्या करोगे, इसको हम लिख सकते 30 इंटू 1/x माइनस वाई, यही हुआ ना ये। इसको आप यही सही लिखोगे 30 इंटू 1/x माइनस वाई, ये बन हुआ। और ये क्या है 44 इंटू 1/x प्लस वाई, ये बना। और ये इक्वल टू 10 है। और ये क्या है 40 इंटू 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, और प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। मतलब जो एक्स वाई वाला टर्म है उसको उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, कोफिशिएंट को हम अलग कर लेते हैं, ताकि हमें इसी को एक्स मानूंगा, इसको वाई मान लूंगा, ठीक है। कोफिशिएंट से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें कोफिशिएंट से कोई, कोफिशिएंट या फ्रैक्शन में हो या इंटीजर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन जो एक्स वाला टर्म है उसको हम सेपरेट इसलिए किए हैं आपको ये समझने के लिए कि ये वाला चीज जो है हमें एक्स मानूंगा या वाई मानूंगा चाहे पी मानूंगा, इसको हमने क्यू मान लिया। और इस तरह से हम इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या भी लिखोगे, लेट 1/x माइनस वाई इजकल टू पी एंड 1/x माइनस x प्लस वाई इजकल टू क्यू। ये है बेटा, है ना। ये 1/, इसको हमने क्या ले, पी ले लिया, इसको क्यू लिया। तो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस, देन गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, क्या कैन बी रिटन एज, क्या लिखो बताओ, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन, ये मत करो पहला दूसरा, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये और या पहला दूसरा मान भी दिया उसको, तो ये थर्ड एंड फोर्थ मान लो, एज यू लाइक। इसके बाद थर्ड और फोर्थ ही हम कहते हुए आगे बढ़ेंगे, पहला दूसरे को भूल जाएंगे, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे, 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये बना दूसरा इक्वेशन बेटा। अब ये इक्वेशन तो मिल गए, अब इनको आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बेटा। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, ये बताओ। क्या मल्टीप्लाई करें, मान लो पी और क्यू मल्टीप्लाई, ये बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है जी। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पी, ये तो ये बड़े हैं थोड़ा नंबर, तो ये छोटे वाले ले लो। तो 330 एंड 40, 30 एंड 40 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 30 और 40 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा बेटा। तो ये 30 40 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 1200 हो जाएगा ये, ठीक है। या 120 बनेगा, सॉरी 120 बनेगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा, ठीक है।
यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो देखो 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब है 3 इंटू 10 और 40 का मतलब क्या है 4 इंटू 10। तो 10 10 तो कॉमन ही है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 इंटू 10 कर दो, 12 इंटू 10, तो ये दोनों एलसीएम हो गया। और नहीं तो आप एलसीएम, ये तो कॉमन सेंस से हमने निकाल दिया, लेकिन आप चाहो तो एलसीएम निकालो कायदे से, और इस तरह से दोनों को क्या बनाएंगे 120 120। तो देखो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और ऑन में से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाई 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन है, इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, ये हम करके आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 120 पी प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, इतना क्यूब, ठीक है जी। और ये हो जाएगा कितना 40, चलिए ये करिए 3 चौका 12, 120 पी प्लस 15 15 15 16 क्यू इज इक्वल टू 39, ठीक है जी। अब चलिए इसको साइन को चेंज करिए, तो ये कट गया बेटा, है ना। तो ये कितना बचा आपका 176 बड़ा है, तो 1 क्यूब, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना 1। तो Q इज इक्वल टू आ गया आपका Q इज इक्वल टू 1/11, Q इज इक्वल टू आ गया 1/11। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दिस मीन्स Q क्या था आपका, Q क्या लिया था आपने, Q आपने लिया था 1/x प्लस वाई, ठीक है जी, यानी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, 1/11, यही ना। Q की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, Q इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, तो Q की जो 1/x प्लस वाई और 1 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया। ये पहला इक्वेशन आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये आपका बना इक्वेशन नंबर ए, मान लेते हैं इसको, कुछ भी मान लो, ए बी इक्वेशन ए मान लो, इक्वेशन बी मान लो, 1 2 3 मान लो, हमने 1 2 मान लिया तो ए मान लो, आप 3 की जगह थर्ड भी मान सकते हो, इक्वेशन नंबर 3, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब हो गया, हमें पहले Q की वैल्यू निकाला, अब Q की जगह हमें P की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन से, ठीक है जी। तो ये 3 और 4 यहां लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहां से हम P की वैल्यू आपने Q की वैल्यू निकालिए, P की वैल्यू आप निकालिए, कहां से निकालेंगे, इससे निकाल लो P की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 P 30P इज इक्वल टू 30P इज इक्वल टू 10 माइनस 44 Q, ठीक है जी, 10 माइनस 44 Q, और P इज इक्वल टू ये 30 आ जाएगा यहाँ नीचे। अब आ गया तो 10 माइनस 44 इंटू Q की जगह पे क्या लिखूंगा, Q की जगह पे 1/11, Q की जगह पे 1/11 और डिवाइडेड बाई 30, ठीक है जी। 40 माइनस, तो ये तो कट गया 4, और 10 में से 4 जाएगा तो 6/30 यानी कि 1/5, और ये हो गया 6 5 30 5, सॉरी हाँ ठीक है, और ये इक्वल टू कितना आया P की वैल्यू, ठीक है 1/5 भी आया, और ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, यानी P इज इक्वल टू 1/5, 1/5, P इज इक्वल टू, इसको लिखना जरूरी नहीं था, चलो लिख दिया तो ठीक ही किया, हाँ ठीक है 6 5 30। अब बेटा P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू क्या थी, कहाँ है P यानी 1/x माइनस वाई, तो लिखोगे 1 यहां से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5,
यानी x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 5। ये बना इक्वेशन नंबर 4। तो बस बेटा, यानी पहले p और q की वैल्यू निकालोगे और p और q को फिर x और y में कन्वर्ट कर लोगे यहां से। ठीक है जी, यही हमने किया। बस अब पहले जैसा इक्वेशन हो गया। लेकिन बेटा इसमें 2 क्वेश्चन शामिल है, ठीक है ना। पहले आप p और q की वैल्यू निकालोगे, फिर x और y में एक और इक्वेशन बन गया। फिर x और y में एक और इक्वेशन बन गया। अभी मैं इसको ऊपर से आपके, फिर आप एक बार आपने p और q की वैल्यू तो निकाला, लेकिन एक बार फिर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर है आपका 3rd, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बना आपका इक्वेशन नंबर 4th। तो फिर अब x और y के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ये द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जितना भी मार्क्स का आपका होगा उसमें आता है बेटा ये क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, है। अब क्या करोगे, बाई देखो वाई कट जाएगा, ऐड कर देंगे तो लिखो यहाँ पे बाई बाई 3rd प्लस 4th, इक्वेशन 3 प्लस 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये देखो ये कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8। ये x की वैल्यू आ गई बेटा। और फ्रॉम फोर्थ y इज इक्वल टू y इधर आ गया, x माइनस 5, यानी x कितना है 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। y की वैल्यू कितना आ गया 3। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपका सॉल्व एग्जांपल तो हो गया। अब हम बेटा अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 1.3.6, जो कि काफी बड़ा है। तो तब तक के लिए हमको यहीं पर रुकने की इजाजत दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है बेटा तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो इसका। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।